मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। इस वीडियो में आप लोग को दिसंबर माह के प्रतियोगिता दर्पण के इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसको हम कवर करेंगे। आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला जो न्यूज है, देखिए हम वो इसमें पॉइंट बताएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो आपके एग्जाम के पार्ट बन सकते हैं। फालतू पॉइंट को छाड़ देंगे, ठीक। चलिए, तो भारत में कोरोना टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा 278 दिन में प्राप्त किए गए हैं। ठीक, ये आपको इम्पोर्टेंट है कि भारत में 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया गया है। विश्व में आपको भारत का 100 करोड़ आंकड़ा पार करने वाला विश्व में भारत दूसरा देश बना है। तो प्रथम देश कौन है? तो चीन है। याद रखिए, चीन में सबसे अधिक टीकाकरण हुए हैं, उसके बाद भारत का स्थान आता है। अब आइए, यहाँ पे 100 दिन का जो आंकड़ा है आपको 21 अक्टूबर को पार किया गया। कितने दिन में किए गए? तो 278 दिन में। टीकाकरण की जो ये महाअभियान है कब शुरू किया गया था? तो 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। ये बात याद रखिएगा, यहाँ से यही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से यही इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद में आते हैं हम 100 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि के लिए विश्व के अनेक प्रमुख नेताओं ने भारतीय प्रधानमंत्री को क्या किया? बधाई दिया। देश के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, याद रखिएगा, देश कौन? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नई दिल्ली के लाल किले, हुमायूं के मकबरे, ताजमहल आदि देश भर के में 100 प्रमुख स्मारकों को तिरंगे की रोशनी से जगमगा दिया। याद रखिएगा, ठीक। तो 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के अवसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विभाग ने आपको 100 प्रमुख स्मारकों को भारत राष्ट्रीय तिरंगा झंडा से की रोशनी से लहरा दिया, मतलब आपको क्या कर नहला दिया था, जगमगा दिया था, ऐसे करके याद रखिएगा। सबसे अधिक टीकाकरण जो है किस राज्य में हुआ है? तो सबसे अधिक टीकाकरण उत्तर प्रदेश में अभी तक हुए हैं। होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ही सर्वाधिक है, लगभग 19-20 करोड़ के आसपास है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब जनसंख्या से हमको याद आया, सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? तो उत्तर प्रदेश का। दूसरा स्थान पर किसका है? तो दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है। और तीसरा स्थान पर कौन है? तो बिहार है। याद रखिएगा। चौथा स्थान पर कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए हमको, चौथा स्थान पर कौन है। चलिए, कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के लिए हर घर दस्तक अभियान। और देखिए, वैसे व्यक्ति जो अभी तक कोरोना का टीका नहीं लिए हैं तथा वैसे व्यक्ति जिन्होंने प्रथम डोज ले लिया लेकिन अपने सेकेंड डोज के प्रति उदासीन है, तो उन लोगों को आपको टीका के प्रति जागरूक करने के लिए हर घर दस्तक अभियान चलाया गया है, जिसकी आपको उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और यह एक वाहन है जो वाहन से लोगों को घर तक जाकर जागरूक करेगा और टीका उपलब्ध कराएगा। ठीक, चलिए, तो याद रखिएगा, हर घर दस्तक अभियान। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज जो आपके लिए होगा वो है आपको कृषि और विमानन का सम्मिलन कर A2A मॉडल विकसित करेगी नई कृषि उड़ान 2.0 योजना। मतलब कृषि उड़ान 2.0 योजना क्या है? तो आपको ये एग्रीकल्चर को एविएशन से जोड़ेगा। एग्रीकल्चर टू एविएशन, उड़ान से। कृषि उड़ान क्यों आया था? तो कृषि उड़ान आया था ये आपको कृषि को आपको निर्यात के लिए एक परिवहन का ढांचा उपलब्ध कराने के लिए, ताकि यहाँ कृषि जो है वायुयान के माध्यम से दूसरे देशों में या वैसे क्षेत्र में भेजा जा सके जहाँ पे उसका मांग अधिक है। ठीक, और ऐसे चीज़ों को भेजा जा सके जो शीघ्र ही खराब हो जाता है, जैसे सब्जी। ठीक है, तो उसी के लिए अब कृषि उड़ान 2.0 ला दिया गया है, जिसमें ड्रोन की हेल्प लिया जाएगा। ड्रोन का हेल्प लिया जाएगा। अब देखिए, कृषि उड़ान 1 जो था वो आपको 2021-22 के बजट में चर्चा किया गया था। ठीक, 21-22 नहीं, सॉरी, 20-21 के बजट में चर्चा किया गया था। ये बात याद रखिए, किसमें? 20-21 के बजट में। अब देखिए, कृषि उपजों और हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण। कृषि उपजों और हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण और अनुकूलन के जरिए मूल प्राप्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 27 अक्टूबर 2021 को किया। डेट रफली याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसका उद्देश्य क्या है आपका? इसका उद्देश्य जो है आपको कृषि को उड़ान से जोड़ने के लिए, प्रथम का भी वही उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
अब A2A का याद रखिएगा, एग्रीकल्चर टू एविएशन। A2A का मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर टू एविएशन, एविएशन में उड़ान होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज आपके लिए है वो क्या है, अगले वर्ष से IPL में 10 टीमें भाग लेगी। इसमें लखनऊ और अहमदाबाद 2 नई टीमें होगी। ठीक, पहले आपको IPL में 8 टीम भाग लेती थी और 60 मैच होता था। ठीक, और उसके बाद अब क्या है, 10 टीमें भाग लेगी और कुल मैच कितना होगा, तो कुल मैच आपको 74 मैच खेले जाएंगे। कितने मैच खेले जाएंगे, 74 मैच खेले जाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या ये प्रथम बार है IPL के इतिहास में जिसमें आपको 10 टीमें भाग ले रही है, तो नहीं। एक बार आपको 10 टीमें IPL में भाग ली है, 2 बार 9 टीमें भाग ली है, उसके बाद से 8-8 टीम भाग ले रही थी। अब 2 टीम और ऐड कर दिया गया तो 10 टीमें भाग लेगी। ठीक, याद रखिएगा। अब आते हैं 2 नई टीमें कौन कौन है, तो लखनऊ है और अहमदाबाद है। अब इसके मालिक कौन होंगे, तो इसके मालिक जो है लखनऊ टीम की फ्रेंचाइजी पुणे के RP गोयनका ग्रुप के द्वारा लिया गया है। ठीक है, कितने करोड़ रुपए में खरीदा गया, तो 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा गया। वहीं अहमदाबाद टीम के को अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी निवेश फर्म CVC कैपिटल के द्वारा आपको 5625 करोड़ रुपए की सर्च बोली लगाई गई है। नेक्स्ट आते हैं हम, तो नेक्स्ट जो आपके लिए न्यूज होगा ये हो गया, इसमें और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है विशेष करके। ठीक, चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आज़ाद हिंद सरकार के गठन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको बताते हैं। तो महान स्वतंत्रता सेनानी श्री सुभाष चंद्र बोस ने अपने स्वतंत्रता संग्राम के तहत देश की आज़ादी की घोषणा करते हुए अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार का गठन आपको 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया था। मतलब आज़ाद हिंद सरकार का गठन कहाँ पे किए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने, आपको सिंगापुर में किए थे, ये बात याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद हम आते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो यहाँ पे आज़ाद हिंद सरकार की 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजन 21 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के लाल किले पर एक समारोह में सांस्कृतिक मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया। अब देखिए इस आयोजन का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो सांस्कृतिक मंत्रालय कर रहा है, ये बात याद रखिएगा। सांस्कृतिक राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और सांस्कृतिक राज्य मंत्री, देखिए ये दोनों मंत्री अलग अलग हैं, एक ही दे दिया है। ठीक है, तो सांस्कृतिक, ये दोनों को देख लीजिएगा कौन कौन से विभाग में है, हमको याद नहीं है, लेकिन एक याद रखिएगा, इसमें सांस्कृतिक मंत्री का नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इस अवसर पर जब यह आयोजन हुआ तो इस अवसर पर क्या हुआ, जनरल बख्शी जो थे उन्होंने एक किताब लिखी है। क्या किताब लिखी है, तो आपको बोस द मिलिट्री डायमेंशन द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ INS एंड नेताजी, ये बात याद रखिएगा। ये जो किताब है, इस किताब को लिखे कौन है, तो इसको किताब को लिखे हैं आपको जनरल बख्शी SM, जनरल बख्शी SM। तो इस पुस्तक का विमोचन भी इस अवसर पर आपको किया गया। नेक्स्ट आते हैं, विदेशों में सिंगापुर में जहां आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ था, वहां पे भी आपको ऐसे उत्सव मनाए जा रहे हैं। नेताजी की जो जन्म दिवस है वो 23 जनवरी को है। इसी अवसर पर आपको पराक्रम दिवस भी मनाए जाते हैं, याद रखिएगा। कौन दिवस, तो पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर ही आपको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आपको पुरस्कार भी दिया जाता है, जो आपको 2 क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है और व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है। किसको किसको मिला है थोड़ा कमेंट में हमको बताइए इसको। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, सीमावर्ती क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल की शक्ति में वृद्धि की गई है। कहने का मतलब है जितना सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे सीमा सुरक्षा बल जो है BSF, तो BSF आपको बांग्लादेश और आपको पाकिस्तान बॉर्डर पर रहते हैं, तो इस BSF के आपको सीमा सुरक्षा बल की शक्ति में वृद्धि की गई है। अब क्या है कि कोई राज्य है, मान लीजिए बांग्लादेश से सटा हुआ है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक इसमें BSF का प्रभाव रहेगा और आपको जांच पड़ताल ये सब काम BSF कर सकती है। वैसे ही आपको पाकिस्तान से भी सटा हुआ जो भी स्टेट है वहाँ पे भी ये काम कर सकती है।
ठीक, तो कितना किलोमीटर तक शक्ति दे दिया गया है? तो 50 किलोमीटर। कुछ राज्यों में घटाया गया है, कुछ राज्यों में बढ़ाया गया है। पहले अलग अलग था, किसी में 20 किलोमीटर था, किसी में 50 था, किसी में 30 था, किसी में 80 था। तो सबको क्या कर दिया गया? 50 किलोमीटर तक कर शक्ति आपको दे दिया गया है बीएसएफ को, सभी राज्य में। वही बात इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा अपना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। यहाँ ये हो गया आपका न्यूज। अब जो नेक्स्ट न्यूज आप लोग के लिए है वो क्या है? अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। तो अग्नि 5 मिसाइल जो है, एक अग्नि 1 2 3 4 5 होता है। कहाँ से कहाँ मार करता है? तो धरती से धरती मार करता है। ठीक है, धरती से धरती मार करता है। और आपको इसकी मारक क्षमता लगभग 50 किलोमीटर है। सॉरी 50 किलोमीटर कह रहा है, 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 का कितना है? 5000 किलोमीटर। चलिए अब इसका सफल परीक्षण किया गया है। कब किया गया? तो आपको 27 अक्टूबर 2021 को किया गया। कहाँ से किया गया? तो आपको उड़ीसा के एपीजे कलाम द्वीप समूह के से किया गया है। उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप समूह से किया गया है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। स्वदेश विकसित लंबी दूरी के बम का डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त परीक्षण किया गया है, ये बात याद रखिएगा बस। लंबी दूरी के बम का परीक्षण कौन किया है? तो डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। इस बम का निर्माण कौन किया है? तो डीआरडीओ किया है। ठीक है, कौन किया है? तो डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ये बात याद रखिएगा। और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष जो है जी सतीश रेड्डी हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए भारतीय नौसेना के लिए रूस में निर्माणाधीन स्टेल्थ फ्रिगेट तुसिल की औपचारिक लॉन्चिंग। ये क्या है? आपको फ्रिगेट है, स्टील्थ फ्रिगेट है। कहाँ, क्या नाम है उसका? तुसिल। कहाँ पे इसका आनंद किया? तो रूस में। ये किसके लिए? तो भारतीय नौसेना के लिए वहाँ बन रहा है और उसके बाद भारत में आ जाएगा। ठीक है, इसको आईएनएस तलवार श्रेणी के आपको फ्रिगेट के नाम से भी जानते हैं, आईएनएस तलवार, जिसके तहत 4 युद्धपोत को बनाया जाना है। इस युद्धपोत में 2 भारत में बनेंगे और 2 कहाँ बनेगा? रूस में बनेगा। ठीक, इस सभी को आईएनएस तलवार श्रेणी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट जो न्यूज है, स्वदेश निर्मित विध्वंसक युद्धपोत विशाखापत्तनम भारतीय नौसेना में शामिल। ये क्या है? विशाखापत्तनम क्या है? तो युद्धपोत है। क्या है? तो युद्धपोत है, याद रखिएगा। क्या है? युद्धपोत है। और ये बन कहाँ रहा है? तो ये आपको देखिए, नौसेना युद्धपोत निर्माण की इस परियोजना के तहत, कौन सा परियोजना है? तो P-15B यह परियोजना का नाम है, जिसमें आपको लगभग में चारों कोन के प्रमुख शहरों के नाम पर 4 युद्धपोत बनाए जाएंगे, जिसमें विशाखापत्तनम, गोवा, इम्फाल और पोरबंदर, ये चारों युद्धपोत का नाम है, जो 4 शहर के नाम पर स्थित है, जो 4 कोना पर स्थित है। ठीक, चलिए अब देखिए विशाखापत्तनम की कुछ विशेषता देखते हैं। तो यह युद्धपोत जो है उसको सुपरसोनिक ब्रह्मोस और बराक सहित सभी प्रमुख मिसाइल और हथियार से लैस किया गया है। अब देखिए ब्रह्मोस का निर्माण जो है भारत और रूस के द्वारा किया गया है, और बराक जो मिसाइल है उसको इजराइल के द्वारा बनाया गया है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो प्रथम न्यूज है वो क्या है? तो आसियान का 38वां और 39वां शिखर सम्मेलन ब्रुनेई की मेजबानी में ऑनलाइन संपन्न। तो ये जो है आपको आसियान का मतलब होता है आपको दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन। दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन, पूर्वी, देखिए यहाँ पे पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और इसका मीटिंग अभी हाल ही में ऑनलाइन कहाँ हुआ है? तो ब्रुनेई में हुआ है। ब्रुनेई में की राजधानी क्या है? तो ब्रुनेई की राजधानी जो होता है बंदरसरी होता है, याद रखिएगा बंदरसरी। अब देखिए दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कम्बोडिया, म्यांमार और लाओस, सभी को अपने मैप में जाके, एटलस में जाके इसको खोजिएगा और टिक करके याद रखिएगा कौन कहाँ है। किस संगठन? आसियान। आसियान का फुल फॉर्म क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का आपको 39वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो आपको ब्रुनेई की मेजबानी में हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है, और आपको 38वां भी इसी में सम्मेलन है। देखिए एक साल में 2 इसका सम्मेलन होता है, जैसे 38वां 39वां ब्रुनेई में होगा, तो नेक्स्ट वाला जो होगा आपको नोम पे में होगा, कम्बोडिया की राजधानी है, वहाँ पे आपको 40वां 41वां होगा। ठीक है, 40वां 41वां वहाँ पे होगा।
इस तरह से होता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे आपको ये हो गया। 39वें शिखर सम्मेलन के साथ ही संबंधित बैठकों का आयोजन भी वर्चुअल तरीके से किया गया, जिसमें आपको आसियान 10 मेंबर हैं प्लस 8 मिलके आपको दक्षिण पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कहलाता है। उसी तरह आसियान 1 आसियान 10 होता है। बहुत सारे संगठन है तो सबका एक साथ हुआ है। चलिए इस सम्मेलन में जो आसियान के 10 मेंबर हैं उसमें से म्यांमार सम्मेलन में अनुपस्थित था, क्योंकि वहाँ पे सैन्य शासन है और इन लोग जो सम्मेलन जितने भी कर रहे थे सभी में लोकतंत्र है, और ये लोग कह रहे थे कि आप लोग किसी लोकतांत्रिक प्रतिनिधि को सम्मेलन में भेजिए, सैन्य शासन को नहीं आना चाहिए। इसीलिए म्यांमार के द्वारा किसी प्रतिनिधि को नियुक्ति नहीं किया गया और म्यांमार अनुपस्थित रहा। चलिए म्यांमार की अनुपस्थिति में ऑनलाइन ही संपन्न हुई इस शिखर सम्मेलन बैठकों की अध्यक्षता ब्रुनेई के सुल्तान हसन बोलकिया ने किया था। तो ब्रुनेई के सुल्तान कौन है? तो हसन बोलकिया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए म्यांमार की अनुपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। म्यांमार के संघ शासक, पढ़ के थोड़ा सुना देते हैं आपको। म्यांमार के संघ शासक जनरल मिन आंगलाई, याद रखिएगा म्यांमार के संघ शासक कौन है? जनरल मिन आंगलाई। हाल ही में म्यांमार के द्वारा म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट करके लोकतांत्रिक सरकार को वहां से हटा दिया गया है और सैन्य शासन को वहां पे लाया गया है। ठीक, चलिए के साथ आसियान के अप्रैल 2021 में संपन्न शांति समझौते का अनुपालन न करने के कारण किसी गैर सैन्य प्रतिनिधि को ही सम्मेलन में भेजने को आसियान द्वारा कहा गया था, किंतु सैन्य शासन ने किसी को भी इसके लिए अधिकृत नहीं किया, इसलिए अनुपस्थित रहा। अब देखिए इसका थीम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थीम क्या है? तो थीम जो है आपको बी केयर, बी प्रिपेयर और बी प्रोस्पर, याद रखिएगा। आसियान सम्मेलन जो हुए हैं ब्रुनेई में उसका थीम क्या है? तो बी केयर, बी प्रिपेयर, बी प्रोस्पर, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूके जो है, यूके यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं उसको, अलग अलग नाम है। क्षेत्र भौगोलिक आधार अलग अलग हो जाता है। ब्रिटेन कुछ सीमित क्षेत्र हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम कुछ बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, ये ज्योग्राफी का विषय है। तो यूनाइटेड किंगडम को वार्ता साझेदार के दर्जे की पुष्टि सम्मेलन में किया गया। अब देखिए आसियान जो है 10 मेंबर है उसमें, अब 10 इसके वार्ता साझेदार पहले थे। अब क्या होगा, यूके जब शामिल हो गया तो 11 वार्ताकार साझेदार हो गया। ठीक है, इसमें भारत भी 10 वार्ताकार साझेदार पहले से जो थे उसमें भारत भी शामिल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए एक आपको दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है छोटा सा, तिमोर लिस्ते या ईस्ट तिमोर कहते हैं इसको। इसका राजधानी आपको दिल्ली है। कहाँ है? दिल्ली। अब ए दिल्ली नहीं, ए दिल्ली। ठीक है, ए दिल्ली जो जब होगा, ए दिल्ली जब होगा, ए वाला दिल्ली, तो इसका मतलब भारत की राजधानी होगा। ए वाला दिल्ली होगा तो इसका राजधानी क्या होगा? ईस्ट तिमोर या तिमोर लिस्ते, याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो आपको तिमोर की आसियान की सदस्यता का आवेदन से संबंधित प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा भी की गई। तो आपको अब आसियान का 11वां मेंबर बनेगा। कौन? तो ईस्ट तिमोर, याद रखिएगा। बना नहीं है, बनेगा। चलिए यूके को वार्ता साझेदार का दर्जा दिए जाने से आसियान के वार्ता साझेदार की संख्या जहां 11 हो गई, वहीं तिमोर लिस्ते को सदस्यता प्रदान करने से आसियान की सदस्य संख्या 11 हो जाएगी। ठीक, चलिए अब आते हैं आसियान के अगले सम्मेलन जो है कहाँ पे होंगे? तो होगा आपको कम्बोडिया में। कहाँ पे होगा? कम्बोडिया में। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं भारत आसियान 18वां शिखर सम्मेलन। अब आसियान का मीटिंग में आपको भारत के साथ भी मीटिंग होता है उसका, तो दोनों का शिखर सम्मेलन आपको 18वां शिखर सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे? ऑनलाइन ही होगा। जिसका नेतृत्व कौन करेंगे? मोदी जी करेंगे। ठीक है, तो भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समूह आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, वार्ता साझेदार है देश है, मतलब भारत आसियान का सदस्य नहीं है लेकिन वार्ता साझेदार देश है। ठीक है, आसियान के 10 वार्ता साझेदार देशों में भारत के अतिरिक्त और देश है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस, अमेरिका, यूरोपीय संघ शामिल है तथा इस प्रत्येक साझेदार देशों के साथ आसियान का मीटिंग होता है। आसियान द्वारा अलग अलग शिखर वार्ता आसियान के वर्ष के 2 शिखर सम्मेलन में से एक के साथ संपन्न की जाती है। ठीक, जो 2 बार सम्मेलन होता है वर्ष में, उसमें एक बार वार्ताकार साझेदार लोगों के साथ भी समझौता होता है। ठीक, तो विभिन्न प्रकार समझौता हुए हैं, उसको जानने का जरूरत नहीं है, मेंस व्यू से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक शब्द का चर्चा है आपको, रिसेप क्या है? तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके मेंबर कितने हैं? तो 15 हैं। पहले क्या थे? 16 थे। कौन कौन था? तो 10 आसियान देश और 6 अन्य देश थे। कौन कौन? तो चीन, भारत एक साथ है, सीमा साझा करते हैं। ठीक, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सीमा साझा करते हैं, और आपको दक्षिण कोरिया, जापान 6 हो गए। तो 16 था, लेकिन अब यहाँ से जब
क्या हुआ है आपको, भारत हट गया तो अब 15 हो गया, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे करके याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो ये आपको बताना था, हो गया यहाँ से। अब आइए नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम आते हैं, आगामी वर्ष 2022 जो है भारत आसियान संबंधों के 30 वर्ष पूर्ण होंगे। यह वर्ष भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष भी पूरे होंगे। इस वर्ष को आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मतलब भारत आसियान मित्रता वर्ष के रूप में कौन वर्ष मनाया जा रहा है, तो 2022। ये बात याद रखिएगा। 16वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। अब देखिए 16वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ पे, तो ये यहीं पे होगा, ब्रुनेई की मेजबानी में होगा, आसियान के साथ होगा। अब देखिए इसमें कितने मेंबर हैं, आसियान में 10 मेंबर है, रिसेप में 15 मेंबर है, तो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में कितने मेंबर है, तो इसमें जो है आपको 18 मेंबर है। कितने मेंबर है, 18। 10 जो है आसियान के मेंबर है और 8 देखिए कौन कौन है। तो सबसे पहले आपको बताया है कि सीमा के साथ याद रखिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हो गए, उसके बाद आपको चीन भारत हो गया, ठीक, जापान दक्षिण कोरिया हो गया, और आप यहाँ पे याद रखिएगा रूस और अमेरिका, दोनों का सीमा भी साझा होता है और दोनों जो है विश्व शक्ति है। तो ये आपको 6A हो गया, पहले वाला रिसेप जिसमें से भारत निकल गया, तो पहले वाला रिसेप 16 गो और 2 गो रूस और कौन, तो अमेरिका। तो इस तरह से पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में कितने देश हो गए, तो 18 हो गया। ये बात याद रखिएगा। आसियान के वर्ष के 2 शिखर सम्मेलनों में से एक के साथ पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन भी 2005 से होता रहा है। अब देखिए 2005 से ही भारत क्या है, आपको आसियान का राष्ट्रीय वार्ताकार का दर्जा प्राप्त है, और 2005 से भी यह सम्मेलन होता है। तो 2005 को याद नहीं रखना है, आपको बता दिए। इस आसियान के 10 सदस्य देशों सभी शामिल है। इसके अतिरिक्त 8 अन्य देश कौन कौन, तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, यही बताएं आपको। भाग लेते हैं। चलिए इसमें भिन्न प्रकार की मीटिंग होंगी, आपको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो मीटिंग है कहाँ होगा आसियान का सम्मेलन, तो आपको कंबोडिया के नोमपेन में होगा, ठीक। और देखिए यहाँ पे आसियान के कौन कौन से मेंबर है आपको बता दिया गया है, और पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में कितने मेंबर हैं, तो 18 हैं, 8 अन्य जो है यहाँ पे शामिल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हो गया। अब आते हैं यहाँ पे जो प्री के व्यू से निकलने वाला था पीडी में, उसको आप लोगों को बता दिए, इंपॉर्टेंट था। जो चीन का नया भूमि सीमा कानून भारत के लिए चिंता का विषय है। अब देखिए भूमि सीमा कानून लाया है कौन, भारत का पड़ोसी देश, तो चीन लाया है, बस यही याद रखिए। अब चिंता का विषय कैसे है, तो उसको आप इसको रोक के पढ़ लीजिए, आप PDF भेज दिए हैं उसको पढ़ लीजिएगा। पीडी के व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट था कि नया भूमि कानून कौन लाया है, तो चीन लाया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए चीन की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है, तो 14 देशों के साथ, ये बात याद रख सकते हैं आप लोग। चलिए और चीन के साथ किस किस देश का सीमा साझा करता है, इसको जाकर मैप में आप लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपको पता चल जाएगा, देखिएगा ना मैप में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन देश कहाँ स्थित है। चलिए पूछा भी जाता है, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फेडरिक्सन की भारत यात्रा। अब देखिए डेनमार्क की प्रधानमंत्री आई है, कौन आए हैं, तो आपको मेट फेडरिक्सन भारत आए हैं, मेट फेडरिक्सन भारत आए हैं, बस सम्मेलन समझौता होगा। क्या क्या समझौता होगा उसको आपको जानने का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के व्यू से, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको 2020 में दोनों के बीच में हरित रणनीतिक साझेदार ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का समझौता हुआ है 2020 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यह समझौता कहाँ पे संपन्न हुआ था, हैदराबाद हाउस में। हैदराबाद हाउस है कहाँ, तो दिल्ली में है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। G20 का 16वां शिखर सम्मेलन रोम में संपन्न हुआ है। G20 का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये रोम में संपन्न हुआ है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो रोम में संपन्न हुआ G20 का 16वां शिखर सम्मेलन, मतलब 2021 वाला। 22 वाला कहाँ होगा, तो 22 वाला इंडोनेशिया में होगा, 23 वाला कहाँ पे होगा, भारत में होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक। तो विश्व की विकसित एवं प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के मंच G20 का 16वां शिखर सम्मेलन टर्की के रोम में संपन्न हुआ। अब देखिए ये शिखर सम्मेलन जो है G20 का, जिसमें 20 मेंबर है, उस देश को नाम याद रखना होगा आपको। अब कैसे याद रखिएगा, तो महाद्वीप पर जाकर देखिएगा किस महाद्वीप से कौन कौन है, वैसे करके आप याद कर सकते हैं, याद हो भी जाएगा, ठीक है। मैप पे देखिएगा, तो अब ऐसे रटते रह जाइएगा, कोई याद नहीं होगा। तो आपको ये बता दिए, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका पिछला 15वां शिखर सम्मेलन जो मूलतः सऊदी अरब में रियाद में होना था, कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन ही संपन्न हुआ था, जबकि 2019 में 14वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान में ओसाका में हुआ था,
ठीक। तो यहाँ पे इसको पिछले वाला याद नहीं रखना है। अभी 21 कहाँ हुआ है, रोम में हुआ है, उसको याद रखिएगा। 20 वाला याद रखिएगा, सऊदी अरब में हुआ है। ठीक। अब देखिए जो 21 वाला सम्मेलन जो हुआ है रोम में, उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था पीपुल, प्लानेट और प्रोस्पेरिटी। याद रखिएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये सम्मेलन 2 दिन तक चला था। तो क्या क्या विश्व के विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे, जिसका नाम आप लोग याद रखिएगा। अब इटली की मेजबानी में यह सम्मेलन रोम में हुआ है। तो इटली के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, मारियो ड्रागी, ये नाम याद रखिएगा। ठीक। और बाकी 20 जो देश है उस सभी के प्रधानमंत्री, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वहाँ के, वो सब यहाँ पे शामिल हुए हैं, उनके नाम दिया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक। याद रखिएगा नहीं, पढ़ लीजिएगा एक बार, याद हो जाता है। प्रमुख राष्ट्र देश है तो उसका नाम याद रखना भी जरूरी है, याद हो भी जाता है, क्योंकि बराबर चर्चा में रहते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही दिन सम्मेलन के 3 सत्रों को संबोधित किया। ठीक। चलिए, जिसमें क्या क्या बात कही उन्होंने? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य पर केंद्रित पहले ही सत्र में कोरोना महामारी के जनित चुनौती का उल्लेख करते हुए वन वर्ल्ड वन हेल्थ का विजन उन्होंने प्रस्तुत किया। तो आपको G20 में वन वर्ल्ड वन हेल्थ का विजन किसने प्रस्तुत किया? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आप लोग पढ़िए, इसको ज़्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें बोला गया कि भारतीय रेल जो है वो 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पूरा कर लेगा। ठीक है। और अब ये डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब भारत का लक्ष्य हो गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा जो है कितना टारगेट पूरा करना है 2030 तक? तो 500 मेगावाट पूरा करना है। 500 मेगावाट, पहले 450 था 2030 तक, और 2022 तक कितना था? 175। जिस 2022 तक टारगेट क्या था? 175, जिसमें 100 गीगावाट प्राप्त कर लिया गया है। इसको लक्ष्य को शीघ्र पूरा किया जाएगा। और 30 तक क्या लक्ष्य रखा गया है? तो 500 मेगावाट। बात याद रखिएगा। इसके साथ साथ मतलब 2030 तक भारत के द्वारा कार्बन आपको नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कितना कर लिया जाएगा? तो 500 मेगावाट। ठीक है, सॉरी मेगा नहीं, गीगावाट। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसमें क्या उल्लेख किए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने? पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा। कब तक? 2025 तक। ये बात याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट आते हैं। कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण पर संबंधित मुद्दे इसमें मतलब बोला गया, चर्चा इस पर हुआ। तो इसमें क्या चर्चा किया गया कि विश्व के तापमान को कितना तक रखना है? ये आपको 2015 के पेरिस समझौते का लक्ष्य है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है। ठीक है, उसका चर्चा यहाँ पे भी किया गया। इसके साथ साथ आपको न्यूनतम कॉर्पोरेशन टैक्स जो है उसको 15% तक रखना है, जिसका उल्लेख 2014 में मोदी जी के द्वारा G20 मीटिंग में ही किया गया था। ठीक। तो कॉर्पोरेट टैक्स को कितना रखना है? न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स 15% रखना है सभी देशों को। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हो गया यहाँ आपको खत्म। हाँ देखिए, पर्यावरण से होने वाले प्रभाव से बचने के लिए नए टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए विश्व के प्रमुख विकसित देश हैं वो विकासशील देश का मदद करेंगे। ये आपको कॉप का मीटिंग जो होता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, उसमें तय होता है। तो उसके तहत आपको $100 अरब की राशि का मदद करना है। एक कोष बनेगा ग्रीन हरित कोष, उसमें $100 अरब को डाला जाएगा पैसा। कौन डालेगा? तो विकसित देश डालेंगे, जिसमें अमेरिका शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, ये सब शामिल है। चलिए, G20 का अगला जो बैठक होगा कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। और 2023 वाला कहाँ होगा? तो भारत में होगा। 2022 वाला इंडोनेशिया, 23 वाला भारत में। चलिए यहाँ पे हो गया, जो आपके लिए न्यूज़ था वो खत्म हो गया यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट, सूडान में अंतरिम सरकार का तख्ता पलट कर सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में तख्ता पलट कहाँ हुआ है? तख्ता पलट तो सूडान में हुआ है। सूडान की राजधानी एक है दक्षिणी सूडान, एक है सूडान। तो दोनों की राजधानी आप लोग कमेंट में बताइए हमको, या याद रख लीजिएगा, आप लोग पूछेगा। ठीक है, ये अफ्रीकन देश है, अफ्रीकी देश है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 3 चरणों की वार्ता के जरिए सीमा विवाद सुलझाने को चीन और भूटान के बीच समझौता हुआ है। इसका ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए, डोकलाम जो क्षेत्र है वो किसके बीच में है? तो चीन और भूटान के बीच में है। ये बात याद रखिए, भारत और चीन के बीच नहीं है, ठीक है, ये किसके बीच में है? चीन और भूटान के बीच में है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। चीन के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 माह के प्रवास हेतु 3 चीनी यात्री पहुंचे हैं। तो बस अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कौन कर रहा है? तो चीन कर रहा है। कब तक कर लेगा? लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2022 तक। बस इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग।
रुकिए 1 मिनट। नेक्स्ट न्यूज जो आपको लिए होगा वो है बृहस्पति के ट्रोजन एस्टेरॉयड के अध्ययन हेतु नासा के लूसी स्पेसक्राफ्ट को 12 वर्षीय मिशन पर भेजा गया है। तो अभी हाल ही में नासा के द्वारा लूसी स्पेसक्राफ्ट को ट्रोजन एस्ट्रॉयड मतलब ट्रोजन जो उपग्रह है बृहस्पति का उसके अध्ययन के लिए भेजा गया है। ये बात याद रखिएगा। कौन भेजा है? तो नासा भेजा है। बस नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, ये बात याद रखिएगा। जिसका केप कोरल में संस्था स्थित है। ठीक, नासा जो है आपको केप कोरल से अपना मिशन को प्रक्षेपित करता है। जैसे भारत के जो इसरो है वो आपको श्रीहरिकोटा से करता है, वैसे ही नासा केप कोरल से करता है। नेक्स्ट आते हैं, अंतरिक्ष में पहली बार फीचर फिल्म की शूटिंग होगी। ये फिल्म कौन होगा? तो चैलेंजर होगी, चैलेंज होगा। कौन कर रहा है? तो रूस के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब हीरो का नाम और फिल्म का नाम आप लोग याद रखिएगा। निर्देशक का नाम कौन है? तो निर्देशक का नाम क्या है? क्लिम सिपेको। हीरो का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, निर्देशक का नाम इंपॉर्टेंट है, क्लिम सिपेको। ठीक है, हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन फिल्म हो रहा है? तो चैलेंज। कौन कर रहा है? तो रूस के द्वारा किया जा रहा है। निर्देशक कौन है? तो क्लिम सिपेको। ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हेतु भारत का पुनर्निर्वाचन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। 47 सदस्यीय है। ठीक है, इसका क्या होता है? यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है और 47 सदस्यीय है। ठीक है, जिसमें भारत का निर्वाचन पुनः हुआ है। कब से कब कार्यकाल रहेगा? तो आपको 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 आपको दिसंबर 2024 तक। ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, पाकिस्तान FATF की सूची में, ग्रे सूची में बरकरार है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के मित्र जो है तुर्की, उसको भी इसमें डाल दिया गया है। ये बात याद रखिएगा। अब इसमें भारत FATF का सदस्य है। ठीक है, तो भारत सदस्य है। तो कौन कौन है इसमें देखते हैं। तो भारत सदस्य है। ठीक, इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1989 ईस्वी में G7 देशों के पहल पर इसका स्थापना किया गया था और भारत इसका सदस्य है। ठीक, कुल सदस्य कितने हैं? तो आपको इसका कुल सदस्य कितने हैं? तो 38 सदस्य हैं। कितने हैं? 38 सदस्य हैं इसके, याद रखिएगा। इनके अतिरिक्त 2 क्षेत्रीय संघ जो यूरोपीय संघ है और आपको गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल जो है इसमें भी शामिल है। मतलब कुल 40 संस्था, 38 देश और 2 संस्था हो गया। ये बात याद रखिएगा। ठीक, FATF का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको पाकिस्तान को किस सूची में डाली गई है? तो ग्रे सूची में। अब ग्रे सूची के बाद क्या आएगा? तब काली सूची। हो सकता है कि पाकिस्तान को काली सूची में ही डाल दिया जाए। ये आपको जब सूची चेंज होगा, जैसे ग्रे सूची है तो वहाँ पे निवेश कम आएगा, उसको खराब रेटिंग दिया गया है तो निवेश कम आएगा। जब काली सूची में आ जाएगा तो निवेश पर प्रतिबंध कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपको आर्थिक वाणिज्य प्रदेश है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।